चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है वर्ल्ड ड्रोट एटलस 2024 रिपोर्ट यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई। तो इसे रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी के कोप 16 में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि के पुनरुद्धार और सूखे के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देना तथा जन केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यवाही में तेजी लाना है। सन 2000 के बाद से जलवायु परिवर्तन और भूमि व जल संसाधनों के असंधारणीय प्रबंधन के कारण सूखे की घटनाओं में 29% की वृद्धि हुई है। सूखे के बारे में देखते हैं तो सूखे को असामान्य रूप से लंबे समय तक कम जल उपलब्धता की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मांग में असंतुलन हो जाता है। हालिया सूखे के उदाहरण है अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में और स्पेन के बार्सिलोना में आदि। सूखे के लिए जिम्मेदार कारण तो इनमें असाधारण रूप से कम वर्षा, असंतुलित जल निकासी और प्रबल अल नीनो आदि शामिल है। सूखे के प्रभाव देखते हैं तो जलापूर्ति, गंभीर सूखे के परिणाम स्वरूप जलापूर्ति में कमी हो सकती है जिसके व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। कृषि की बात करें तो फसलों के खराब होने और कम पैदावार के कारण खाद्यान्न की कमी एवं आर्थिक नुकसान हो सकता है। जल विद्युत तो बांधों और जलाशयों में जल स्तर घटने से बिजली उत्पादन में कमी हो सकती है जिससे औद्योगिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। नेविगेशन, नदी का जल स्तर कम होने से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रभावित होता है जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र तो जलीय और स्थलीय प्रजातियों का पर्यावास नष्ट होने से जैव विविधता को नुकसान होता है। सूखा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम देखते हैं तो वैश्विक स्तर की बात करें तो एकीकृत सूखा प्रबंधन कार्यक्रम यूएनसीसीडी की सूखा प्रतिरोध, अनुकूलन और प्रबंध नीति फ्रेमवर्क और वैश्विक सूखा सूचना प्रणाली आदि है। वैश्विक स्तर पर भारत की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली आदि। ठीक है, ये बात की हमने सूखे के संबंध में। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय कर संबंधी उल्लंघन और बंदूक रखने के अपराध में सजा का सामना कर रहे अपने बेटे को बिना शर्त क्षमा प्रदान की है। रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी ब्रिटिश सम्राट का एक ऐतिहासिक विशेषाधिकार है। इसे मूल रूप से मृत्युदंड को रद्द करने या उसके स्थान पर अन्य विकल्प प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता था। अब ठीक है, अब जानते हैं भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की क्षमादान शक्तियों के बीच तुलना। तो ये शक्तियां हैं भारतीय राष्ट्रपति की और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो इनमें तुलना करते हैं। शक्ति का स्रोत, भारतीय राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 72 में है और संविधान का अनुच्छेद 2 और खंड 2 ये अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, दायरा तो इसका विस्तार न केवल संघीय केंद्रीय बल्कि राज्यों के कानूनों के अधीन अपराधों तक भी है। इसका विस्तार केवल संघीय कानूनों के तहत अपराधों तक ही सीमित है, राज्यों के कानूनों के अधीन अपराध तक नहीं है। मृत्युदंड की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यों द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा सहित अन्य सजाओं को माफ कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति अमेरिका के जो है वो केवल संघीय कानूनों के तहत दिए गए मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्य के कानूनों के तहत दिए गए मृत्युदंड को नहीं। कार्यपालिका की भूमिका तो मारूराम बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 72 के मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, वह अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और कोर्ट प्रक्रिया की जांच कर सकती है लेकिन आमतौर पर निर्णय की नहीं। कोर्ट संदिग्ध भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग के मामले में क्षमादान की समीक्षा कर सकता है। सीमाएं देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रपति संसद द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाए गए महाभियोग के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जिस पर कांग्रेस द्वारा महाभियोग लगाया गया हो या जिसे दोषी ठहराया गया हो। ठीक है, ये बात की हमने भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की क्षमादान की जो शक्ति थी उनके संबंध में। अब बात करते हैं विश्व बैंक ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 जारी की। तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 में उन निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बाह्य ऋण के आंकड़ों एवं विश्लेषण शामिल है जो विश्व बैंक के डेप्टर रिपोर्टिंग सिस्टम को रिपोर्ट करते हैं। तो बढ़ता हुआ बाह्य ऋण, निम्न और मध्यम आय वाले देशों का कुल बाह्य ऋण 2023 में 2.4% बढ़कर $8.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। ऋणग्रस्तता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक तो उच्च ब्याज दरें, यानी उच्च आय वाले देशों में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। बांग्लादेश और भारत में 2023 में ब्याज भुगतान 90% से अधिक बढ़ गया था। अन्य कारक है इसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में गिरावट तथा सशस्त्र
संघर्षों और व्यापार में व्यवधान के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता शामिल है। बढ़ते ऋण का प्रभाव, तो इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे की राह देखते हैं। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूर्ववर्ती यूएनसीटीएडी ने संधारणीय और समावेशी ऋण समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। पहला है वैश्विक वित्तीय सुधार, तो इसके तहत व्यापक ऋण संकट को रोकने और समावेशी वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए व्यापक सुधार करने चाहिए। दूसरा, शोषणकारी ऋण से बचाव, तो इसके लिए रियायती वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। संकट के दौरान लचीलापन, तो संकट के दौरान पुनर्भुगतान को कुछ समय तक रोकने के लिए क्लाइमेट रेसिलियंट ऋण प्रावधानों और स्थगन नियमों को लागू करना चाहिए। और चौथा है बेहतर पुनर्गठन प्रणाली, तो संप्रभु ऋण प्रबंधन का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्वचालित पुनर्गठन नियम लागू करने चाहिए तथा एक वैश्विक ऋण प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब अगली न्यूज जो है। पर्यटन मंत्रालय ने 30 राज्यों में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य उच्च यातायात वाले स्थलों पर दबाव कम करना तथा देश भर में पर्यटकों के संतुलित वितरण को बढ़ावा देना है। कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में असम के शिवसागर में स्थित रंगघर, बिहार के सहरसा में अवस्थित मत्स्यगंधा झील आदि को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं को व्यय विभाग की पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। SASCI योजना का उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष की अवधि हेतु दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। राज्यों को परियोजनाएं पूरी करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है, अब जानते हैं ओवर टूरिज्म के संबंध में। तो यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की संख्या उस स्थल की वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाती है। इसका अर्थ है कि वह स्थान पर्यटकों की अधिक संख्या को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तरीके से संभाल नहीं पाता। इसके लिए जिम्मेदार कारण है इसमें बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा संबंधी कम खर्च, लोगों की आय में वृद्धि होना और उभरता मध्यम वर्ग और बेहतर आतिथ्य क्षेत्र के कारण किफायती आवास आदि शामिल है। ओवर टूरिज्म के प्रभाव क्या है? तो क्षति और शरण, पर्यटकों की अधिक आवाजाही से प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों की भव्यता एवं ढांचागत संरचना को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए अंकोर वाट मंदिर परिसर कंबोडिया में है। स्थानीय समुदाय में असंतोष, तो पर्यटन से रहन सहन की लागत बढ़ जाती है जिससे स्थानीय लोगों के लिए सस्ता आवास मिलना कठिन हो जाता है। साथ ही उन्हें विस्थापन का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बार्सिलोना में पर्यटन विरोधी प्रदर्शन। पर्यावरणीय प्रभाव जानते हैं, तो इसमें पर्यटन स्थलों में प्रदूषण एवं कचरे में वृद्धि होना, ट्रैफिक जाम होना, अकुशल तरीके से अपशिष्ट निपटान, जल की कमी और पारिस्थितिकी का ह्रास होना आदि शामिल है। संधारणीय पर्यटन के लिए उठाए गए कदम, तो एनहांस्ड क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म पर COP29 घोषणा पत्र, तो इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में संधारणीय पर्यटन पद्धतियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। उत्तरदायी पर्यटन पर केप टाउन घोषणा पत्र 2002, इसका उद्देश्य नकारात्मक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करना है। और संधारणीय पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2022, तो इसका उद्देश्य है भारत को उत्तरदायी पर्यटन के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना, साथ ही इसका लोचशील पर्यटन क्षेत्र का निर्माण करके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ में वृद्धि करना भी है। ठीक है, ये बात की हमने संधारणीय पर्यटन के संबंध में। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 पारित हुआ। तो यह विधेयक कानून बनने के बाद बॉयलर अधिनियम 1923 की जगह लेगा। जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप इसमें भी कुछ प्रावधानों में उल्लेखित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। यह विधेयक स्टीम बॉयलर्स के विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बॉयलर विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। विनियमन की बात करें तो केंद्र सरकार केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर में लगने वाले उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा। निरीक्षण, तो निरीक्षण का कार्य राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षकों या अधिकृत थर्ड पार्टियों द्वारा किया जाएगा। व्यवसाय करने में सुगमता, तो नवीन विधेयक में केवल 4 गंभीर अपराधों जिनमें जीवन या संपत्ति की हानि भी शामिल है के लिए आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि बॉयलर अधिनियम 1923 में 7 अपराधों के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है। सभी गैर आपराधिक कृत्यों के लिए फाइन को पेनल्टी में बदल दिया गया है। इस पेनल्टी को कार्यकारी तंत्र के माध्यम से आरोपित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 1923 के अधिनियम के तहत अदालतों द्वारा फाइन लगाया जाता है। विधेयक से जुड़ी समस्याएं, तो सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बात करें तो राज्य सरकार विधेयक से कुछ क्षेत्रों को छूट दे सकती है।
इससे उन छूट वाले क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में संदेह पैदा होता है। सीमित न्यायिक अधिकारिता। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्यों द्वारा नियुक्त निरीक्षकों के निर्णयों को नियमित अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्णय से असंतुष्ट होने पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स में रिट याचिका दायर करनी होगी। ईओडीबी में बाधा। तो विधेयक में बॉयलर में परिवर्तन, उसकी मरम्मत या निर्माण के लिए निरीक्षण या अनुमोदन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बॉयलर के संबंध में देखते हैं तो बॉयलर से तात्पर्य उस वेसल से है जिसमें दाब में स्टीम उत्पन्न होती है। 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर है और बॉयलर संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात की बॉयलर के विषय में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि है नीति आयोग ने ट्रेड वॉर शीर्षक से पहली तिमाही रिपोर्ट जारी की। तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट में भारत के समक्ष व्यापार संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। भारत के समक्ष व्यापार संबंधी चुनौतियां, तो चीन+1 का लाभ उठाने में सीमित सफलता। चीन+1 रणनीति से वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया जैसे देशों को अधिक लाभ हुआ है। सस्ते श्रम, सरलीकृत कर कानून, कम टैरिफ तथा सक्रियता के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर से इन देशों को सफलता मिली है। CBAM प्रभाव। तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र सीमेंट, स्टील और उर्वरक जैसे आयातों पर कार्बन कर लागू करेगा। यह कर 2026 से लागू होगा। भारत का लौह और इस्पात उद्योग यूरोपीय संघ को 23.5% निर्यात करता है। यह उद्योग बड़े जोखिमों का सामना कर रहा है। व्यापार हिस्सेदारी में गिरावट। तो मजबूत कार्यबल के बावजूद श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में अस्थिरता। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% तक बढ़ सकता है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ईरान जैसे प्रमुख बाजारों में कृषि निर्यात जैसे बासमती चावल, चाय आदि में गिरावट से व्यापार चुनौतियां बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में संरचनात्मक अक्षमताओं को दूर करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का आह्वान किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के लिए नेतृत्व की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, देखते हैं China+1 के बारे में। तो यह चीन में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों द्वारा चीन के अलावा किसी दूसरे देश में भी निवेश करने की पद्धति को व्यक्त करता है। ये देश आमतौर पर अन्य एशियाई देश ही हैं। यह चीन की जीरो कोविड नीति, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव, चीन में बढ़ती श्रम लागत आदि के कारण उत्पन्न व्यवधान से प्रेरित है। ठीक है, ये बात की हमने China+1 के संबंध में। अब बात करते हैं अपनी अन्य सुर्खियों की। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उसके मोबाइल एप्लीकेशन आस्क एन अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर ESIC को एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में निम्नलिखित 3 प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। पहला है व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारी, दूसरा सतत निवेश और तीसरा है प्रणालीगत लचीलापन। RSSF एशिया प्रशांत का आयोजन रियाद यानी जो सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ द्वारा किया गया था। अब जानते हैं ESIC और AAA+ के संबंध में। तो ESIC की स्थापना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत की गई और आस्क एन अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन बीमित व्यक्तियों, लाभार्थियों, कर्मचारियों और ESI पेंशन भोगियों को सेवा प्रदान करती है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करती है। ISSA के संबंध में देखते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तहत 1927 में स्थापित किया गया था। यह सामाजिक सुरक्षा संगठनों, सरकारों और समाज सुरक्षा विभागों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब जानते हैं महाकुंभ मेला 2025। तो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों में 4 बार आयोजित की जाती है। प्रमुख स्थान और नदियां, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिसमें गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम, उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी तथा महाराष्ट्र में नासिक जहां गोदावरी नदी है। प्रमुख अनुष्ठान और प्रथाएं, तो शाही स्नान, दीपदान और कल्पवास, अनुशासन व तपस्या पर जोर। उल्लेखनीय है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले को सबसे बड़ी स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ठीक है, बात की हमने महाकुंभ मेले के संबंध में। अब देखते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइट। तो RBI ने UPI के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए UPI लाइट की लेन देन की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। RBI ने UPI लाइट पर ऑफलाइन लेन देन की कुल सीमा भी 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। UPI लाइट के संबंध में देखते हैं, यह एक भुगतान समाधान है जो विश्वसनीय
NPCI कॉमन लाइब्रेरी एप्लीकेशन का लाभ उठाता है ताकि वास्तविक समय में विप्रेषक बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना कम मूल्य के लेन देन को प्रोसेस किया जा सके। साथ ही इसमें पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण भी प्रदान किया जाता है। अपने यूपीआई पंजीकृत ग्राहक की सहमति से जारीकर्ता बैंक एक निर्धारित सीमा तक ग्राहक के खाते पर एस्क्रो बना सकता है। ठीक है, ये बात की यूपीआई लाइट के संबंध में। अब देखते हैं ग्रह GRIHA एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग। तो बिहार के कालूघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के इंटर मॉडल टर्मिनल को गृह से 5 स्टार स्वग्रह रेटिंग प्राप्त हुई है। यह टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी की क्षमता वृद्धि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा है। जानते हैं ग्रह के संबंध में। तो मंत्रालय इसका यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का संयुक्त उद्यम है। भूमिका की बात करें तो ग्रह एक रेटिंग उपकरण है जो किसी भवन की संपूर्ण उपयोग अवधि के दौरान उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करता है। इसके अंततः हरित भवन के लिए एक निश्चित मानक प्रदान किया जाता है। स्वग्रह तो यह रेटिंग छोटे पैमाने के हितधारकों को दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। तो भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम में अपने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम COP16 के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के संबंध में देखते हैं तो यह प्रोजेक्ट निम्नीकृत वन भूमि की पुनर्बहाली से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया था। इसके तहत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल पहल से प्रेरित है। भारत में अरावली पर्वतमाला के विषय में देखते हैं तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। अपरदन के चलते अरावली माला कई जगह से कट चुकी है। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है। ठीक है, लेक इनफेक्ट स्नो। तो लेक इनफेक्ट स्नो से संबंधित चेतावनियां ग्रेट लेक्स जो अमेरिका और कनाडा में लागू रहेंगी के विषय में देखते हैं। परिघटना तब होती है जब कनाडा से ठंडी हवा गर्म व बिना जमी ग्रेट लेक्स के ऊपर से गुजरती है। जैसे ही ठंडी हवा ग्रेट लेक्स के बिना जमे तथा अपेक्षाकृत गर्म पानी के ऊपर से गुजरती है, गर्मी और नमी वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में स्थानांतरित हो जाती है। हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और ये बादल एक संकीर्ण पट्टी में विकसित होते हैं। इसे प्रति घंटे 2 से 3 इंच या उससे अधिक बर्फ गिरती है। यह पतझड़ के अंत और सर्दियों के मौसम में आम परिघटना है तथा प्रभावित क्षेत्र हवा की दिशा से निर्धारित होता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेन रोट। तो ब्रेन रोट शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है। इसके विषय में देखते हैं। यह मानव मस्तिष्क की वह दशा है जिसमें मस्तिष्क अत्यधिक उत्तेजक स्थिति में हो जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर सोशल मीडिया पर निम्न गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कंटेंट को अत्यधिक देखने के कारण मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट दर्शाने के लिए किया गया है। इसके कारण एकाग्रता और तार्किक विश्लेषण की क्षमता में कमी तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल। तो उपभोक्ता कार्य विभाग राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों और उनके पोर्टल्स को एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में समायोजित करने के लिए ई-मैप विकसित कर रहा है। वर्तमान में राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और तौल व माप उपकरणों के सत्यापन या मुद्रांकन के लिए अपने स्वयं के पोर्टल्स का उपयोग कर रही है। ई मैप के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने तथा प्रवर्तन व अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। लाभ की बात करें तो यह विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत अनुपालन बोझ और कागजी कार्यवाही को कम करके व्यापार करने में सुगमता तथा व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा, प्रवर्तन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगा और एक मजबूत और दक्ष विनियामक फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करते हुए नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा कुवैत। राजधानी है इसकी कुवैत सिटी। तो कुवैत के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए। यह एक पश्चिमी एशियाई देश है जो फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर अरब प्रायद्वीप में स्थित है और इसके उत्तर और पश्चिम में इराक, दक्षिण एवं पश्चिम में सऊदी अरब अवस्थित है। यह खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का सदस्य है। फारस की खाड़ी युद्ध 1990। तो इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। इसकी प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो नो द्वीप, फेलाका द्वीप, बुबियान द्वीप, मिस्कान द्वीप आदि। जलवायु है अति शुष्क रेगिस्तानी जलवायु
और तेल भंडार यहाँ विश्व के प्रमाणित तेल भंडार का 6 से 7% हिस्सा है। ठीक है, ये बात की कुवैत के संबंध में। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। ठीक है, अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।